तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के बारे में कुछ प्रमुख बातें, प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, पहला अतीत का, दूसरा समाज का, तीसरा शासन का, कि चौथा पर्यावरण का। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? तो इतिहास है तो अतीत का ही अध्ययन किया जाएगा। तो इतिहास में हम अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम विश्व और होने वाले घटनाओं के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? जो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो नेट JRF 2005, 2009 और 2013 में पूछा गया है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो पहला ऑप्शन है यूसी-डाइडिस या हेरोडेटस या मानेठो या होमर। सही उत्तर क्या होगा? हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार था हमारा हेरोडोटस। यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। उन्हें हिस्टोरिकल नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिकल नामक पुस्तक भी लिखी है और इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था उन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने स्पष्ट कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? नेट JRF 2012 में पूछा गया था। सही उत्तर क्या होगा? हेरोडोटस या थ्यूसिडाइडिस या पॉलीबियस या टेसिसट। सही उत्तर क्या होगा हमारा? कि थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्ट कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित कि हेरोडोटस के इतिहास का पिता कहा जाता है। जो हेरोडोटस है उसे इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हिकेटियस का भूगोल का पिता कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, और भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री, जो हमारा है द हिस्ट्री ऑफ की रचना के रचनाकार कौन है? तो पहला है हेरोडोटस और दूसरा है मैग्निस्टिस या प्लूटो या लिपनी। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो अभी हमने कहा था कि द हिस्ट्रियर्स की रचनाकार कौन थे? हेरोडोटस थे। तो हेरोडोटस ने रचनाकार का नाम, द हिस्ट्रियर्स के रचनाकार हेरोडोटस थे और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? इतिहास के पिता, अभी हमने बात किया है इतिहास के पिता, ये RTS 1994 UPJSC 2018 में पूछा था। पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है यूरिपिडियस या चौथा ऑप्शन है थ्यूसिडाइडिस या सुकरात को जहर पिला दिया गया था क्योंकि उसने कह दिया था कि सूरज जो था वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो हमारा हेरोडोटस, अभी हमने पढ़ा था कि हमारा हेरोडोटस थे, उन्होंने इतिहास के पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार और
भूगोल वेता हेरोडोटस थे। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनियस युद्ध को बनाया था। उन्होंने हिस्टोरियल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी जो आप सबको पता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसने कहा? ये कई लोग फिल्मों सब में सुना गया है कि इतिहास अपने को दोहराता है। तो किसने कहा था? हीगेल ने कहा था कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कलहर या बर्नी ने कहा था? तो सही उत्तर क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले शादी के रूप में दूसरी बार प्रसहन की तरह। ठीक है, उन्होंने ये कहा था इतिहास अपने को दोहराता है, पहले शादी के रूप में दूसरी बार प्रसहन की तरह। अगला क्वेश्चन क्या है? हम इतिहास से सीखते हैं कि अपनी इतिहास कभी कुछ नहीं सिखाता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसने कहा था? हिगेस ने, कार्ल मार्क्स ने, जेबी यूरिस या E.H. कार्ड ने? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा हीगेल ने कहा था कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। हमने इतिहास से यही सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह कथन हीगल्स ने कहा था। हीगल्स एक जर्मन का दार्शनिक था जिसका जन्म 1770 में हुआ था। हीगल ने दर्शन और राजनीति के संबंध में अपने विचार का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? किसका कहना था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स ने कहा था, जेबी ब्यूरी ने कहा था, कालिंगवुड ने कहा था कि E.H. ने कहा था? सही उत्तर है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजली ने लिखा है, जब तक विद्वान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपसदी और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? यूपीएससी 2011 में पूछा गया था। आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववादी, डार्विन का विकासवाद या दंतात्मक भौतिकवाद? सही उत्तर अभी हमने पढ़ा था कि दंतात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। दंत का विचार मार्क्स ने हीगल से, जो दंड का विचार है मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया है। भौतिकवाद का जो विचार है वो फ्यू और बाख से लिया है। किसे लिया है? फ्यू और बाख से लिया है। याद रखिएगा, फ्यू और बाख। तो हीगल और फ्यू और बाख से लिया है क्योंकि सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचार द्वंद्व और भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहास की जो है इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? नेट GRF 2004 और 2013 में पूछा गया है। तो इतिहास विगत की राजनीति यह कथन किसने कहा है? तो पहला है ईस्टबर्स ने कहा है, कालियन ने कहा है कि सीले या टेविलियन ने कहा है। सही उत्तर बताइए किसने कहा है? इतिहास विगत की राजनीति। सही उत्तर है सीले ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच के संबंध का स्वर्गीय सर जॉन सीले द्वारा कहा गया है कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है। राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। जिन्हें साल एक निबंधकार राजनीति और इतिहासकार थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म 1834 में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में 1834 में हुआ था। तो सीले ने कहा था कि इतिहास विगत की राजनीति है, इतिहास के बिना राजनीति नहीं, राजनीति के बिना इतिहास नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये बहुत कूट की प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि लेखक हैं कि ओकसाट
टेबलिंग, कलिंगवुड और ब्यूरी। तो इतिहासकार की परिभाषा दी है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। दूसरा, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इसमें अधिक नहीं। सच यह है कि इतिहास के अतीत वर्तमान के साथ बदलना है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो इसमें से इन सबको मिलाना है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा पहला। तो ए का हमारा 3 है। इसका मतलब ओकसाट ने कहा था कि यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। फिर हमारा दूसरा है कि बी का हमारा चौथा है, जो बी है हमारा, ये चौथा कहेगा। चौथा ये कहता है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। फिर हमारा अगला कहेगा कि सी का पहला है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और उसके बाद हमारा डी कहेगा कि ब्यूरी जो है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। डी का हमारा दूसरा होगा इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इसमें अधिक नहीं। तो पहला उत्तर हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस दार्शनिक शास्त्र ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो सही उत्तर क्या होगा कि पहला हमारा ऑप्शन है कि गायन बजिस्टा विको ने और बेनेडिक्टो कोचो ने, या कि ओल्सवाल स्पेलेंगर, या कि आंगेस्ट कोम्टो ने। सही उत्तर क्या होगा कि बेनेडिक्टो कोचो ने कहा था कि इतिहास, किस दार्शनिक कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इनके बारे में कुछ पढ़ लें कि व्याख्या इनकी देख लें। इतावली दार्शनिक बेनेडिक्टो कोचो ने एक बार कहा था कि सभी इतिहास समकालीन इतिहास है और समकालीन पूर्वग्रहों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। उन्होंने यह कहा कि समकालीन इतिहास आमतौर पर एक निकट अतीत का संदर्भित करता है। वास्तविकता में समकालीन इतिहास वह होता है जो उस समय शुरू हो जब मैं एक क्रिया करता हूँ। इसे वास्तविक वर्तमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह बताया है कि इन पृष्ठों को लिखते समय वह समकालीन इतिहास की सीमाओं के भीतर है। इसके विपरीत जिस इतिहास को गैर समकालीन या पिछले इतिहास के रूप में परिभाषित किया गया है वह वही है जो हम स्वयं को सामने पाते हैं। एक ऐसा इतिहास जो पहले से पूरी तरह से बना हुआ है और कुछ अर्थ हैं जिसे हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यह कोचो ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। किसने कहा था? कोचे याद रखिएगा, कोचो इसने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतर्विहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? यह हमारे बहुत से पेपर में पूछा गया है कि नेट GRF बिहार जो बिहार जज का क्वेश्चन था जो 16 में पूछा गया था। तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अंतहीन वार्ता है, किसने कहा था? पहला हमारा है E.H. कार ने कहा था, कि चार्ल्स फर्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कि V.S. स्मिथ ने कहा था। सही उत्तर है E.H. कार ने कहा था। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अंतहीन वार्ता है, यह E.H. कार ने कहा था। एडवर्ड हेल्टेक को कार की उपाधि ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार दी गई थी। वह एक यथार्थवादी थे लेकिन बाद में मार्क्सवाद बन गए। वह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहास के भीतर अनुभववाद के एक प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तकार है? तो सही उत्तर क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलम्बियस, ब्रिटिश काउंसिलिंग, या बुकिंग क्लर्क। BC जो होता है कि ईस्वी सदी होता है कि जो हमारा जो ईसा मसीह का जन्म होता है, इससे पहले अगर उनका जन्म हुआ है कोई भी, तो उसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। सही उत्तर क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब जितना ईसा मसीह के जन्म की जितना बार है उसे बिफोर क्रिस्ट कहा जाएगा। जैसे BC का फुल फॉर्म बिफोर क्रिस्ट होता है, BC का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले से। तो जो जन्म हो गया ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को BC कहा जाता है, बिफोर क्रिस्ट। अगला क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? तो सही एनो डोमिनी, या असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या आफ्टर डे। सही उत्तर क्या होगा? हमारा एनो डोमिनी।
एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख होती है। अगला क्वेश्चन है कि 1850 ईसा पूर्व, तो क्या होगा? वर्ष 150 ईसा पूर्व से पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में 150 ईसा पूर्व आता है। तो सही उत्तर क्या होगा? 150 वर्ष ईसा पूर्व के बाद आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2015 में किस शताब्दी में आता है? 10,015, तो 10वीं शताब्दी के ईसा पूर्व, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, कि 11वीं शताब्दी के ईसा पूर्व की 11वीं शताब्दी में। सही उत्तर क्या होगा? हमारे 11वीं शताब्दी। जैसे यहाँ पे 1001 से आगे का समय 11वीं शताब्दी में आता है, तो लोग कहेंगे यहाँ 11 होना चाहिए, नहीं यहाँ 10 होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए 21वीं सदी चल रहा है, तो ये अभी चल रहा है हमारा 2020वीं सदी ऐसे चलेगा, तो मगर इसको कहा जाता है कि 21वीं सदी चल रहा है। तो 21वीं सदी 21 एक को कहेंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक साल आगे चलते हैं, तो 2000 जो 20 है, ये 2000 है, उसको हम कहेंगे 21वीं सेंचुरी, और जो 21 है उसको हम लोग कहेंगे कि 22वीं सेंचुरी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमिलित करना है। यहाँ पे दिया है कि विक्रम संवंतर, शंख संवंतर, गुप्त संवंतर, कली संवंतर। तो इसमें यूपीएससी 1995 में पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा 4। क्वेश्चन है कि जो विक्रम जो संवत प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? आरबी 2004 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पहला कि 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, के 73 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर होगा हमारा 58 ईसा पूर्व। तो विक्रम भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग, भारत में यह अनेक राज्यों में प्रचलित प्रारंभिक पंचांग है। प्राय माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? शक सावंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ था। एसएससी 2000, 2008, सीआरपीएफ 2008, डब्ल्यूपीएससी 2008, आईपीएससी 2008 में। तो अशोक, कनिष्ठ, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो आपको बताना है कि यह किसके समय में हुआ था। तो सही उत्तर है यह कनिष्ठ के समय। शक सावंत भारत का राष्ट्रीय सावंत था, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्ठ ने कब बनाया था? 78 ईस्वी में बनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो 1999 में पूछा गया था एसएससी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है कि शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्ठ ने 78 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त सावंत 1319 से 1320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो गुप्त वंश का जो राजा था, तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही जाता है। उसने ही 319 से 300 श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, मगर 319 और 20 में प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त जो था, तो भारत का, आपको मालूम होगा, भारत का सिकंदर समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में नए सावंत चलाया था जिसे गुप्त सावंत कहा जाता है। यह सावंत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस संवत गुप्त संवत 1319 से 1320 के नाम से चलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजद्रोह के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलब्ध में, हुणों के परास्त करने के उपलब्ध में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश में एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कथन पर विचार कीजिए कि नीचे ये कूट को सही से मिलाना है। तो कूट क्या है? यूपीएससी 2011 में कूट वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप कूट पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा यूपीएससी ISPC में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विक्रम सावंत 58 ईसा पूर्व आरम्भ हुआ और शक सावंत 88 में आरम्भ हुआ और गुप्त वंश 1319 में आरम्भ हुआ। तो भारत में मुसलमान शासक का युग 1191 में शुरू हुआ। तो कूट है, तो इसमें से सही उत्तर क्या है? जैसे शक सही है, गुप्त सही है और ये भी सही है। तो मुग़ल शासन हमारा 1400 के बाद शुरू हुआ था। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? 1, 2 और 3 ही हमारा सही उत्तर होगा। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक सावंत 78 के प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल 1319 में प्रारंभ हुआ। इसका तात्पर्य चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से आरंभ है। भारत में मुस्लिम शासन युग का आरंभ मोहम्मद गोरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 में माना जाता है और इसमें 1191 दिया गया था। तो सही उत्तर क्या है हमारा? कि ये 3 सही है, बाकी सब गलत है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलब्धि में की थी? अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलब्ध में, सिंह विजय के उपलब्ध में, पूर्वी भारत में विजय उपलब्ध करने में। तो सही उत्तर अपने राज्यरोहण के उपलब्ध में। हर्षवर्धन में 606 में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में किया था। हर्षवर्धन 1590 से 647 ईसा में भारतीय का राजा था और जिसने उत्तरी भारत में 606 में और ईस्वी से 647 तक राज किया। उस वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था जिसके पिता अलकोन हुणों को पराजित किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संवत जो कलचूड़ियाँ द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण कुलचूड़ी संवत भी कहलाता है? सही उत्तर क्या? विक्रम संवत, शक संवत, त्रिकूटम संवत है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है त्रिकूटम। कलचूड़ी शासक त्रिकुटट संवत का प्रयोग करते थे जो 248 से 249 ईस्वी में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन क्या है? चालुक्य वंश के संवत का प्रचलन किसने किया था? तेलप सोमेश्वर, विक्रमादित्य 4 ने की सोमेश्वर। सही उत्तर है विक्रमादित्य 6 ने। विक्रमादित्य 6 1076 1126 में पश्चिमी चालुक्य शासक था। वो अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय को अपसद कर गद्दी पर बैठा। चालुक्य विक्रम संवत उसके शासनकाल में होने से आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक नए सावंत चलाने का यश प्राप्त है? यूपीएससी 1999 में पूछा धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। से उत्तर क्या? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन ने 1119 में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों में किया जा रहा है। 400 वर्षों से किया जा रहा है। सही उत्तर कौन है? लक्ष्मण सेन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष था? सही उत्तर बताइए। 1931, 1992, 2066 की 2087। सही उत्तर क्या है? 1931। शंख संवत कनिष्ठ ने चलाया था। यह तिथि 78 ईसा में मनाई जाती है। अतः 2009 में शंख संवत होता। 2009 - 77 करते तो 1931 आता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विक्रमी संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर माना जाएगा।
270 ईसा पूर्व, 270 ईस्वी, 213 ईसा पूर्व। सही उत्तर क्या है? 213 ईस्वी। सही उत्तर क्या है? विक्रम संवत या विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर है। ईस्वी सन 2013 को विक्रम संवत 2017 चल रहा है। अगला क्वेश्चन का विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर था? तो अभी 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष की 248 वर्ष। सही उत्तर क्या है? विक्रम संवत और शक संवत का अंतर 57 + 78 कर दे तो 135 वर्ष का अंतर होगा। अगला प्रश्न क्या है? इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।